के वाहक प्रगति और परोपकार के प्रतीक नन्हे पौधों के माध्यम से करना चाहेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे निवेदन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को कर आपका स्वागत और सम्मान करें। स्वागत के इसी क्रम में निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत जी से। आप भी आज के समापन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वागत। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री शांति कुमार धारीवाल साहब, माननीय श्री लाखन सिंह नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय श्री पुखराज जी नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, फूलों को हम बिछाएं कहाँ है हमारी बेसात, कांटे मगर हमने उठा लिए हैं आपकी राह से, माननीय श्री बलवान पूनिया जी नेता कम्युनिस्ट पार्टी, नेता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और इसी स्वागत के क्रम में आगे माननीय श्री राम प्रसाद नेता भारतीय ट्राइबल पार्टी, माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग नेता राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याण कर नहीं होता, ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। डॉक्टर सीपी जोशी साहब, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे निवेदन स्वागत उद्बोधन के लिए। आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, संसदीय मंत्री शांति धारीवाल साहब, अपोजिशन के लीडर सम्मानीय कटारिया साहब, उपस्थित साथियों, आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में माननीय मनमोहन सिंह जी पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हम सबको प्रेरणा देगी। आप स्वयं इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी न केवल आरबीआई के गवर्नर रहे, यूजीसी के चेयरमैन रहे, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और भारत के प्रधानमंत्री रहे। देश की अर्थनीति को परिवर्तन करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इस देश की जनता सदियों तक याद रखेगी। दुनिया के सर्वोत्तम अर्थशास्त्री के रूप में आप जाने जाते हैं और आज हमें प्रसन्नता है इस कार्यक्रम में संबोधित करने के लिए आपने हमारे लिए समय दिया। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे यह अवसर मिला है, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे तब मुझे उनके मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला। व्यक्तिगत रूप में उनके प्रति जितनी श्रद्धा व्यक्त की जाए उतनी कम। एक आदर्श सांसद के रूप में यदि कोई याद रखा जाएगा तो उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। एक आदर्श एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसी को याद रखा जाएगा तो उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होगा। एक आदर्श अर्थशास्त्री के रूप में, शिक्षाविद के रूप में किसी को याद रखा जाएगा, उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होगा। और नई सदी में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नई अर्थनीति बनाकर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको भी सदियों को याद रखेगी, उसका नाम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होगा। इसलिए हम आज बहुत गौरवान्वित हैं कि आप इस कार्यक्रम में आप पधारे। आपकी उपस्थिति हम सबको प्रेरणा देगी
और राजस्थान के जितने भी हमारे विधायक गण हैं वो आदर्श स्थापित करेंगे। और जिन आदर्शों पे आपने एक अच्छे विधायक, एक सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका को निभाई, हम आशा करते हैं कि हमारे इस सदन में जो मौजूद हैं वो भी आपकी प्रेरणा से आने वाले समय में आदर्श अच्छे राजनीतिक बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी साहब। और मंच पर विराजमान माननीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे निवेदन है अपना उद्बोधन हमें दें। आज राजस्थान की विधानसभा के लिए आज का दिन इतिहास में अंकित होने वाला दिन है। प्रबोधन के लिए सारे नए विधायक जो आए हैं उनके लिए आज ये कार्यशाला है और इसका शुभारंभ किया लोकसभा के अध्यक्ष जी ने, ओम बिरला जी ने, और इसका समापन करने के लिए इस देश की एक जानी मानी हस्ती के रूप में जिनका नाम इस लोकतंत्र में जाना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसका समापन कार्यक्रम में आए। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और राजस्थान की जनता की ओर से आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित होना ही इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए। इसका सारा श्रेय जाता है सीपी जोशी जी को, जो हमारे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक अच्छी परिपाटी शुरू की है, प्रबोधन के माध्यम से भी और सामूहिक मिलकर के विचारों का आदान प्रदान करने के। आज विशिष्ट अनुभव प्राप्त लोगों के द्वारा भी हमारे विधायकों को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी, जिसके कारण से वो अपना काम अच्छी प्रकार से कर सके। मैं सोचता हूँ कि इस देश के लोकतंत्र को जिस प्रकार से सब लोगों के प्रयत्न से इस ऊंचाई को मिला है कि 70 साल के चुनाव में सरकारें आई और गई, लेकिन शांतिपूर्वक चुनाव होकर के देश लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाला देश बना, उसकी पायदान रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपका अपने दल की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से और सारी विधायकों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसा मौका आप और दें जिसके कारण से हम आपके ज्ञान से अपने प्रदेश के सारे जनप्रतिनिधियों को परिचित करा सकें और आपके इस ज्ञान का लाभ हम लोग उठा करके देश की सेवा में हम जो प्रतिनिधि हैं वो अपना अच्छा रोल अदा कर सकें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से आग्रह अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी अध्यक्ष विधानसभा, माननीय गुलाबचंद कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष, श्री शांति धारीवाल जी हमारे मंत्री संसदीय कार्य विभाग, तमाम उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने और कटारिया साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया। पूरा देश जानता है कि डॉक्टर साहब के वित्त मंत्री बनने के बाद में, आज़ादी के बाद में पहली बार शुरुआत हुई उदारीकरण की, और उसके बाद में जो रास्ते खुले विकास के, वो आपके हमारे सामने हैं। इनके वक्त में इनका वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल और बाद में 2 टर्म तक प्रधानमंत्री के रूप में देश को सेवाएं इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखी गई। इनके वक्त में ही जो माहौल बना इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो एक ऊंचाई पे ले गया 8-9% पे, और जीडीपी भी 2007 के अंदर 9% पे आ गई थी।
दुनिया जब विकसित राष्ट्र भी मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त में हमारे मुल्क में उसका सबसे कम असर पड़ा, अर्थव्यवस्था स्थिर रही, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जब आप प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, उस वक्त में जो अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, वो भी आज़ादी की पहली बार पार्लियामेंट में कानून बना करके सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, खाद्य सामग्री के अधिकार के माध्यम से, और नरेगा महानरेगा। आप हम सब जानते हैं कि राजस्थान के निवासी हैं, हमारे यहाँ अकाल सूखे पड़ती रहती थी और अकाल पड़ते ही लोगों के चेहरे मुरझा जाते थे। पशुधन की चिंता अलग करते थे, चारे की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, और रोजगार के लिए दर दर भटकते थे मांगते हुए। ये डॉक्टर साहब का और सोनिया गांधी जी का निर्णय था कि महानरेगा का कानून पास किया पार्लियामेंट के अंदर। अब चाहे अकाल पड़ो या नहीं पड़ो, इस देश के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा। अकाल पड़ जाता है तो 150 दिन कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक काम हुए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुए और पूरा देश इसका गवाह है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में आए हैं, उनके बारे में जितना कम कहें उतना कम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो परंपरा अध्यक्ष जी ने शुरू की है प्रबोधन की, इसका अपना आपने खुद ने महसूस किया होगा। दिन भर आप बैठे हैं, बातचीत की है, एक्सपर्ट की बातें सुनी आपने, एक नए उत्साह के साथ में और नए सोच के साथ में आप यहाँ से पधारेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सबकी क्वालिटी, हमारी सोच की, हमारी बात कहने के तरीके की, हमारे व्यवहार की और संसदीय परंपराओं की अपन और अच्छे ढंग से निर्वहन कर पाएंगे, ये मैं मांगे चाहता हूँ। मैंने सुबह भी कहा था, पक्ष विपक्ष हमेशा रहा है, मतभेद हो सकते, मनों की भेद नहीं हो, और ये विधानसभा की परंपरा भी रही है, मौलाना सुखाड़ वक्त से ही रही है कि पक्ष और प्रतिपक्ष और भैरव शेखावत नहीं है, यहाँ पर दुनिया में नहीं है, पर ये परंपरा उस वक्त से चली आ रही है। उसका निर्वहन हमें भी करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर हम पीछे नहीं रहेंगे। एक नई माहौल जो अध्यक्ष जी ने हमें दिया है, उसका लाभ उठाते हुए एक नई शुरुआत हम लोग पक्ष विपक्ष के लोग करें और तमाम पार्टियों के लोग करें, ये मैं आपसे मेरी गुजारिश रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार अपनी ओर से, आप सबकी ओर से डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इनको मैसेज देने से ही इनको इतनी खुशी हुई और आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देश को कई सुधार, कई सौगातें, प्रगति के कई पायदान प्रदान करने वाले माननीय मनमोहन सिंह जी मई 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। आपकी मेधा का गान, आपकी कार्यकुशलता की कहानी देश की कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कई महत्वपूर्ण सफलताएं गा रही हैं, कह रही हैं। इतने सर्वोच्च पदों पर रहकर भी जो निराभिमानी योगी हो, ऐसे कंठ से जो शब्द स्फुटित होते हैं वो बस अमृत ही होते हैं। और इस अमृत पान के लिए लालायित उत्सुक हम सब बहुत विनम्र अनुरोध करते हैं आपसे, माननीय से अपना उत्प्रेरण हमें दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आदरणीय डॉक्टर CP जोशी जी, ऑनरेबल स्पीकर, श्री अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, श्री गुलाब चंद कटारिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, श्री शांति कुमार धारीवाल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर,
members of the Rajasthan Legislative Assembly, friends, ladies and gentlemen. I am very happy to be with you today to meet the honorable members of the Rajasthan Legislative Assembly and amongst the representatives of one of the most progressive states of our country, with Shri C.P. Joshi as its Honorable Speaker, Shri Ashok Gehlot as the Chief Minister, and a very balanced and a sensitive opposition led by esteemed Shri Gulab Chand Kataria. At the outset, I would like to congratulate each one of you on your election to the Rajasthan Legislative Assembly. The electoral approval that the people of Rajasthan have given you warrants that you make every effort to be in their service at all times. I am very happy and impressed that almost all members of the Rajasthan legislature have come to attend this orientation program. This shows your interest and keenness to enhance your understanding of the legislative practices and procedures. There could have been no better occasion than this orientation workshop, wherein the changing nature of parliamentary democracy in our country stands a chance to be better understood and evaluated. The orientation workshop for a dynamic Rajasthan has immense potential and promise. It is time for a meaningful exposition of the promises made to the people of Rajasthan. Ladies and gentlemen, the idea behind organizing this orientation program is to familiarize the newly elected members of the legislature with the rules and procedures and working of parliamentary practices, and to inculcate in them the true sense of their role and position as the representatives of the people of Rajasthan. I am sure that the present orientation program will further sharpen the legislative acumen and help you all to discharge your legislative responsibilities more effectively. An MLA is a representative elected by the voters of an electoral district to the legislature of a state in the Indian system of government. An MLA has various functions and he has enormous power as well. Most important among them is the legislative power, which is the power to frame laws on all items in the state list and the concurrent list. Next is the financial power, which is the fiscal responsibility. It exercises control over the finances of the state and has to approve the budget presented by the state government. The executive power is expected to oversee and monitor all the programs and schemes that the executive implements. MLAs are expected to ensure that the government does its job responsibly, transparently, impartially, and in line with the decisions taken by the political executive. Electoral power of the MLAs elected is their responsibility in electing the President of India along with the elected members of Parliament. State legislature have the power to amend some parts of the Indian Constitution as well. This is known
as constitutional powers of MLAs, where some parts of the Indian Constitution can be amended by Parliament only with the approval of half the state legislatures. Ladies and gentlemen, besides these powers, MLAs have a great role in the development activities of their area. Especially for this purpose, Local Area Development Fund is allocated to every MLA. Previously, the fund was rupees 1 crore per annum. In a move to increase the pace of developmental work in Rajasthan, the state government, under the leadership of my esteemed friend Shri Ashok Gehlot, in the year 2012, raised the fund limit for members of the State Legislative Assembly to the tune of rupees 2 crores per annum for the development of their constituencies. My humble submission to you is to utilize the allocated amount for promotion of infrastructure, construction of schools, hospitals, which can be beneficial to a large number of people in your respective constituencies. I have seen some news items some time ago that according to the Controller and Auditor General report, Rajasthan saw a mere 21.05% utilization of the MLA Local Area Development Fund from 2011 to 2016. A huge unspent fund of rupees 1,093.11 crore, that is 60.73% of the amount allocated for the 5-year period, remained unutilized in the personal deposit accounts of the Zilla Parishads at the end of March 2016. The report reveals. I would like to appeal to every MLA to utilize the full amount allotted to them for the development works of their respective constituencies in a meaningful manner. It is a matter of privilege and honor to be a people's representative. This privilege came with its heavy responsibility as well. An MLA's primary duty is to be sensitive and responsive to the needs, the necessities, and problems of his constituency, besides actively participating in the legislative business. An MLA is the link between the people who have elected him or her and the legislature of which he or she is a member, and between the government and the people. The legislators must interact with the people about the imperatives of democracy and how democracy should be nurtured and nourished, and also set standards of exemplary behavior as a legislature both within and outside the House. They should raise the important issues in the Assembly by various means as per rules and procedures of the Assembly, as well as raise questions on important matters to the concerned ministers. You should regularly attend the House to observe how each and every matter is raised and discussed in the House by the senior members. The greatness of our legislative institutions lies in the fact that they are representative bodies of the largest working democracy in the world. That being so, the content and the quality of debates that take place in Parliament and the legislative assemblies should be of a high order, befitting our status and representation. As you are all aware, the proceedings
are now being telecast live in Parliament and I believe in many of the state assemblies. It is regrettable that sometimes the legislatures indulge in unruly behavior in some state assemblies and Parliament, which pains me very much. Such incidents create a wrong impression on the younger generation on the image of the Assembly and Parliament. While discharging your responsibilities as a legislature, you will come across several challenging situations that present themselves as challenges to a functioning democracy and also affect the public opinion at large. To address such concern, one has to have a human approach besides the knowledge and willingness to make the benefits of particular policies known to the masses, as well as seek a balance between the views of the legislator and the executive in effective discharge of their responsibilities. The government, as well as the opposition, should have a broader perspective regarding the exigencies the state has to deal with time and again, and they should cooperate with each other irrespective of the political parties they may represent. Ladies and gentlemen, a legislator can play his or her role effectively for the progress and the prosperity of the people if he makes use of all available opportunities and takes part actively and energetically in the legislative, financial, and other business of the House. As such, he or she should contribute their share in full in the scrutiny of the performance of the government as well as for redressal of public grievances. It is the legislators and the administrators of Rajasthan who have laid the foundations of Rajasthan's impressive development. If Rajasthan is one of our foremost states, one of the most agriculturally, industrially, and educationally developed state, it is because of the high quality of its political leadership and the administrative machinery which is there to support this leadership. I compliment the members of the Panchayat Raj institutions, members of the State Legislative Assembly, and of all the administrative services for the good work they have done to take Rajasthan forward. An essential quality required to be developed by a legislator is the habit of listening to others, particularly if they happen to be your opponents. We should always remember that a democratic system of governance grows with the spirit of cooperation and consensus that holds the key to success, and we should all strive to make the legislature a cradle for the promotion of consensus. As you know, the presiding officer is the custodian of the rights and privileges of members. The chair endeavors to transact business of the House through the rules of procedures, established conventions, and tradition. The chair represents the dignity of the House, and that being so, it is imperative that members should show utmost respect to the presiding officer. If the legislature has to transact business in a smooth and efficient manner, the chair needs unstinted cooperation from all sections of the House. To become an effective legislator, it is important for you
to be well acquainted with the constitutional provisions, the rules of procedures and conduct of business, and the customs and convention of your legislature, and more importantly, to follow them scrupulously. You should spare some time to study issues which are of interest to you. You can also take the help of officers in the library and research and reference division of your secretariat in understanding subjects from a wider, proper perspective. By prioritizing the subjects and by developing time management skills, you will be able to make a good impact in the House. Ladies and gentlemen, I am sure in this assembly, where the voice of the people of Rajasthan will be articulated by their representatives, we will hear the echo of your glorious past. Problems of farmers, development of infrastructure, education and healthcare should receive your priority attention. I hope the members of Rajasthan legislature and its civil servants will show the way forward to the rest of India. A few days ago, a distinguished academician pointed out that there are dangers that the politics of fear may take over the politics of hope. People depend upon legislators like you to ensure that the politics of fear does not prevail over the politics of hope which this country needs. Our country's basic problems are problems of poverty, ignorance and disease which still afflict millions and millions of our people. You, ladies and gentlemen, as legislators, know the problems firsthand as nobody else does. Therefore, it should be your priority to bring confidence among the people that they are under your distinguished leadership, which will allow them to lead a life of contentment and happiness. I am extremely optimistic about our future as a nation, and I ask that we continue our journey on the path of democracy by imbibing these words of Pandit Jawaharlal Nehru. He said, I hope that we shall look into the future with a stout heart and with confidence in ourselves. Unquote. I take this opportunity once again to thank Dr. C.P. Joshi, Honorable Speaker, for inviting me for this important function and to congratulate you all and convey my very best wishes for the role that you have been chosen from. I thank you. धन्यवाद माननीय। देश के चहुमुखी विकास के लिए आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा, अविस्मरणीय रहेगा। और आज का ये आयोजन स्वर्णिम अभिलाषाओं से सिंचित है, लेकिन राजस्थान विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम की स्मृतियाँ माननीय लंबे समय तक आपके जहन में रहे, इसके लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे आग्रह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय अध्यक्ष विधानसभा, आपसे पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी को भी आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा।
श्री शांति कुमार धारीवाल जी, मंत्री संसदीय कार्य विभाग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय श्री शांति कुमार धारीवाल जी, मंत्री संसदीय कार्य विभाग, आपसे निवेदन करना चाहेंगे आप सभी का आभार व्यक्त करें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब तथा वर्तमान और पूर्व सभी सदस्य साथियों, डॉक्टर साहब, आपने मुख्यमंत्री जी का और हमारे अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का निमंत्रण स्वीकार करके हमें गौरवान्वित किया है। सुबह से चल रहे इस प्रबोधन कार्यक्रम के समापन के लिए आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हैं और आपने हमारे सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए उनका ज्ञानवर्धन किया। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप विश्व बैंक के सदस्य भी रहे, आप रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और आपने भारत के वित्त मंत्री की कुर्सी भी सुशोभित की और उस वक्त जो उदारीकरण की नीतियां आपने चलाई उसका नतीजा ये निकला कि पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा था, लेकिन उस मंदी को आपने आपकी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों के कारण वो इतना फौलादी रूप दे दिया उन नीतियों को कि वो भारत की सीमाओं में वो मंदी घुस नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आपके कार्यकाल में जो है वो मौजूद रही। आप भारत के प्रधानमंत्री रहे, निर्विवाद प्रधानमंत्री रहे, अमिट छाप आपने लोगों के जो है निष्पक्षता की छोड़ी। हम उसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं, सभी सदस्य आपके आभारी हैं और आपको पुनः धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने अमूल्य समय से निकाल करके और यहाँ पर हमें संबोधित करके और ये इस प्रबोधन कार्यक्रम का जो समापन किया है। निश्चित तौर पर जो है हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धारीवाल साहब। और सचमुच सुदीर्घ संसदीय अनुभव वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का संसदीय जीवन हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की लेखनी के चंद शब्दों ने बहुरंगी हिंदुस्तान को एक माला में पिरो दिया। उसी हिंदुस्तान का गुणगान राष्ट्रगान। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक विनम्र निवेदन आप सभी से करना चाहेंगे, अपने मुख से हम राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, मातृभूमि को सम्मान दें, वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। और सभी माननीय सदस्यगण और अतिथिगणों से निवेदन, विधानसभा भवन के प्रथम तल पूर्वी तरफ लॉन्च पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से रखे गए
चाय निमंत्रण के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। हमारे आज के समापन सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप सब